आज़ादी में इनका कोई योगदान है और आज़ादी के बाद भी देश को आगे बढ़ाने में भी इनका योगदान नहीं है। लेकिन झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे कर सत्ता में आने के बाद जिस तरह से इनका जो एजेंडा आरएसएस का था उसको पूरा करने का इन लोगों ने प्लान किया। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चुनाव आयोग की नियुक्ति में वो जो मेन रोल प्ले करते थे, क्योंकि उसमें निष्पक्ष ये सब चुनाव आयोग होना चाहिए, यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था में था। लेकिन उसको भी अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदलकर एक सीनियर मंत्री को उसका अध्यक्ष बनाने की जो बिल उन लोगों ने लाया है, ये घटना विरोधी है। आईपीसी एक्ट में भी बहुत सारा सुधार वो आज ला रहे हैं। उसका मतलब है कि सरकार सत्ता के आधार पर और बहुमत के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था को बदलकर लोकतंत्र को खतरे में लाने का उनका जो प्लान है, ये देश की जनता जानती है कि बीजेपी जिस तरह से भारत चलो पार्टी जो बीजेपी का लॉन्ग फॉर्म था, जिसको शुरुआत में लोग कहते थे एक तरह, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कल संसद में मणिपुर में उनको मरहम लगाने की जगह वहां पे केरोसिन डाल रहे थे और वो भी संसद में डाल रहे थे। इस तरह की घटना का निषेध पूरे देश में हो रहा है और बीजेपी को इस तरह की सत्ता के आधार पर घटना विरोधी कार्य के ऊपर लोग उनसे आने वाले समय में उनको सत्ता के बाहर के बगैर चैन से बैठेंगे नहीं। ये परिस्थिति आज देश में है। मोदी ने कहा कि इंडिया ने जो नाम दिया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं घमंडी है। देखो, इनको इंडिया का गुस्सा है, इनको भारत देश का गुस्सा है। और मैंने शुरुआत में कहा कि ये तो आजादी की लड़ाई में नहीं थे और इसलिए इनकी जो मानसिकता है ये हमेशा भारत देश के विरोध में रही है। जो राहुल गांधी जी ने भारत माता की हत्या ये लोग कर रहे हैं इस तरह का वक्तव्य किया, वो भी संसद के रिकॉर्ड से निकालने का कॉपी कर रहे हैं कि भारत नाम उनको नहीं चाहिए और यही मानसिकता है। और इसलिए खुद घमंडी बनकर देश को तबाह कर रहे। जब 3 काले कानून किसान के विरोध में लाए तो अन्नदाता को इन लोगों ने क्या बोला, इससे घमंडी का क्या परिचय और अलग से दे सकते। खुद घमंडी है और वो अपना ही परिचय दूसरे को घमंडी बोलकर दे रहे। बीजेपी टीम फॉर डेवलपमेंट और महाराष्ट्र ऐसे अभियान चला रही है जैसे कि रील्स बनाना और निबंध लिखना, ये सब कर रही है युवाओं को आकर्षित करने के लिए और देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर वो प्रोजेक्ट कर रही है। लाखों रुपए इनाम भी रखे गए इसमें। एकदम क्लियर है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की के नेतृत्व में जो सरकार है ये एक ही, इसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं है, इसमें एकनाथ शिंदे है और एकनाथ शिंदे के चेहरे पर यहाँ पर सरकार चल रही है। लेकिन बीजेपी की जो मानसिकता रही है कि अपने साथ आए हुए दलों को कैसे खत्म किया जाए और अपनी उनके वो दलों के कंधों पे पैर रखकर कैसे आगे बढ़ी जाए, ये कोशिश बार बार बीजेपी करती है। इसमें एनडीए में जो अलायंस शुरुआत में 2014 में नरेंद्र मोदी जी के साथ था वो एक भी नहीं रहा। अभी उन लोगों ने जो आंकड़े बढ़ाने की कोशिश करी जिसका कोई एक सांसद भी नहीं, उनका किसी को भी उठाकर उन्होंने एनडीए को बड़ा शक्तिशाली एनडीए ऐसा दिखाने की कोशिश करी। महाराष्ट्र में अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे, इन लोगों ने सतर्क होना चाहिए। बीजेपी इनको भी समय के साथ इनका घर का रास्ता दिखाया बगैर वो चैन से बैठेगी और बीजेपी की ये नियत है। देवेंद्र जी के नाम पे निबंध लिखना, उनके नाम पे रील बनाना, ये एक तरह से मास्टर प्लान है महाराष्ट्र में जो जनरेशन का। एकनाथ शिंदे को, अजित पवार को, उनके दल को समाप्त करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और उसी की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में बीजेपी कर रही है। आपको लगता है कि युवा अट्रैक्ट हो पाएंगे इस तरह से? कई मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, युवा अट्रैक्ट हो पाएंगे? सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स को देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, क्योंकि अब बीजेपी का असली चेहरा लोग समझ चुके हैं।
ये कितना भी सोशल मीडिया पे इस तरह का जो नंगा नाच करे तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले लोग जाते थे, युवा जाते थे इनके चक्कर में। अब लोग तो, आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, और टीआरपी आप लोग तो चेक करते ही हो सब चैनल का। जब नरेंद्र मोदी जी का स्पीच लोकसभा में कल चल रहा था तो लोगों ने टीवी अपन कर, तो इसका मतलब है कि लोगों में कितना बीजेपी के बारे में गुस्सा है, ये इसमें समझने का अपने को यही समझने का एक मार्गदर्शक विचार है। क्या लोग महाराष्ट्र की युवा पीढ़ी जो महाराष्ट्र में हाल ही में राजनीतिक परिवर्तन हुए 2 से 3 बार, उससे खफा है, तो उसका परिणाम रील्स में पॉजिटिव दिखाई देगा या आगे दिखाई देगा? कुछ भी करे इनको कोई फायदा होने वाला नहीं। बीजेपी को महाराष्ट्र से सत्ता के बाहर लोग भेज कर ही रहेंगे, और लोग उस तरह से यूनाइटेड हो चुके महाराष्ट्र में, हो नहीं रहे, हो चुके हैं। और जब भी, इसलिए तो लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं लगा रहे, जब भी चुनाव आएगा लोग इनको इनकी जगह दिखा कर शांति में। कल एक रात को बड़ी घटना घटी, खानवी शहर जब मुख्यमंत्री का इलाका है, वहाँ पे नगर निगम का अस्पताल वहाँ पे 5 मौतें एक साथ हुई, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है, और मरने के बाद भी 5 को डेड बॉडी जो था आईसीयू में रखा गया था। परिवार काफी गुस्से में थे, बाद में एमएलए केंद्रवाल पहुंचे, वहाँ पे डीन से काफी बहस हुई। किस तरह से देखते हैं? हमने अभी विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था, तब भी हमने महाराष्ट्र की जो आरोग्य व्यवस्था है वो बीमार हो चुकी है, इसका आरोप हमने सरकार पे लगाया था। सरकारी हो या खाजगी रुग्णालय हो, वो परिस्थिति महाराष्ट्र में बन चुकी है। सरकार को हमने कहा कि इसके लिए कानून बनाओ, और सरकार की तरफ से लोगों के इलाज की व्यवस्था की जाए, और जो हमारी हेल्थ का जो बजट है वो 1.5% है महाराष्ट्र में, उसको कम से कम 15% करो, ऐसी हमने सूचना दी। लेकिन सरकार बोली कि सब ठीक है। जो मुख्यमंत्री के जिले में, उनके गांव में 5 मौतें एक रात होना, और उसमें गर्भवती महिला का भी मृत्यु होना, इस तरह की आज आरोग्य व्यवस्था जो महाराष्ट्र में है, उसका एक उदाहरण अब थाना में भी हमने कल ही रात को देखा। मुझे लगता नहीं है सर, हाल ही में थाने में बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है, कुछ काम शुरू नहीं किया, जहाँ पे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। ये सरकार नहीं करेगी। आरोग्य और हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों डिपार्टमेंट को बंद करना चाहती है सरकार। ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। ये मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है, और उसका पता है हमको आता है। आज भी राज्य में 75,000 टीचर्स की पोस्ट खाली है, सरकार घोषणा ही करती है, और लेकिन वो जगह भरी नहीं जाती है। और आज स्कूलों में टीचर्स भी पढ़ाने के लिए नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, नर्सेस नहीं है, दवा नहीं है। ये परिस्थिति आज हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, और ये सरकार चाहती कि ये सुविधाएं बंद कर दे और लोगों को ऐसे ही मौत के घाट उतारे। ये सरकार की मानसिकता। आपकी बिना पर कांग्रेस ने डेलीगेशन राहुल गांधी को मिशन दिया था मुंबई में वेलकम करने के लिए, क्या उस पर राहुल गांधी ने कुछ सहमति जताई, कुछ तारीख या टाइम निश्चित किया? 31 तारीख को राहुल जी आएंगे। अभी तक हमारे इस प्रोग्राम को अभी मान्यता नहीं है। मैं खुद ही 2-4 दिन के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। जो न्योता हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी को दिया है, उनसे पर्सनल बात करके वो प्रोग्राम की पूरी तैयारी, एक बड़ा वेलकम राहुल जी का। एक अत्याचारी और तानाशाह प्रवृत्ति के बाद उनको उनकी जीत जो हुई है इस प्रवृत्ति के ऊपर, उसलिए पहली बार जो महाराष्ट्र में राहुल जी 31 तारीख को आएंगे, तो एक बड़ा वेलकम, ग्रैंड वेलकम महाराष्ट्र भूमि पे राहुल जी का करना हम चाहते हैं। हम सिर्फ कांग्रेस ही नहीं चाहते, आम पब्लिक भी राहुल जी का ग्रैंड वेलकम करना चाहते हैं। इसको लेकर आप एमबी की बैठक भी जो सभी नेता आएंगे, जैसे बैठक की, क्या राहुल जी जब आएंगे मुंबई महाराष्ट्र में, तो क्या रोड शो या कुछ बिल्कुल है, वगैरह कैसे? हमारा प्लान है वो, और उसकी तैयारियां शुरू है। हमने उसके ऊपर एक मीटिंग हुई, और 16 तारीख को उस पर और मीटिंग होगी, और 16 के बाद मैं खुद दिल्ली जाके राहुल जी और इनसे बात कर फिर उनका टाइमिंग और ये सब
क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर से लोग यहाँ पर आएंगे, मुंबई से लोग रहेंगे, और ऐसे समय में पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहेगी। लेकिन आम पब्लिक में बहुत ज्यादा राहुल जी के बारे में अपनत्व मैं देख रहा हूँ, और इसलिए इसमें बहुत ज्यादा राहुल जी का वेलकम करने के लिए लोग भी उत्सुक है, और इसलिए ये सब न्योता हम तो भेज दिया है, लेकिन मैं खुद उनसे मिलकर इस पूरे प्रोग्राम की तैयारी के बारे में खबर। तिलक भवन में राहुल जी को लाया जाएगा एक बार, यहाँ पे उनकी माता भी सोनिया जी, उनकी दादी माँ दादी यहाँ पर आ चुकी बहुत साल पहले। बिल्कुल राहुल जी यहाँ पर ही उनका बड़ा सत्कार किया जाएगा तिलक भवन में। तो इसलिए इंदिरा जी खुद यहाँ पर आई थी, इंदिरा जी के बाद राहुल जी यहाँ पर आए। ये हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता की ये मानसिकता है, और हम खुद उस तरह का न्योता उनको दिया है। अच्छी प्रश्न वेगळा टाकतो. अच्छा. राहुल जी आएगा तो बड़ा मराठी घ्या मराठी रोल सर 15 ऑगस्ट जवळच आलेला आहे आणि एकंदरीतच राज्याच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांची नेमणूक जी आहे ती अजूनपर्यंत झालेली नाही. काल एक GR जो आहे तो राज्य शासनाकडून देण्यात आला आणि त्याच्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये फ्लॅग होस्टिंग जी आहे ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्याची सूचना देण्यात आलेल्या, परंतु आता त्या GR मध्ये पुन्हा एकदा बदल झालेला आहे. अजित पवार जे आहेत ते पुण्यामध्ये फ्लॅग होस्टिंग साठी आग्रही होते, परंतु पालकमंत्री जे आहेत तिथचे आता तत्कालीन चंद्रकांत पाटील आहेत. आता पुण्यामध्ये राज्यपालांच्या हस्ते फ्लॅग होस्टिंग केलं जाणार आहे आणि रायगडमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते फ्लॅग होस्टिंग केलं जाणार आहे. खरं तर रायगड आणि पुण्यामध्ये फ्लॅग होस्टिंग कोण करणार त्याच्यावरून वाद होता. गंमत जम्मतची सरकार आहे. हे भय आणि भ्रष्टाचार निर्माण झालेलं महाराष्ट्रात ईडीएचं सरकार, भाजप प्रणित सरकार, याच्यामध्ये आम्ही आताच अधिवेशनामध्ये मी विषय स्वतः काढला होता की एक मंत्री 6 जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे, पण त्याचं यांना घेणं देणं नाही. आज महाराष्ट्रामध्ये 19 पालकमंत्री 19 मंत्री यांचे आहेत आणि 36 जिल्हे आहेत. आता या 36 जिल्ह्यामध्ये 17 जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री नाही. अशा वेळेस जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त यांच्या हाताने या 17 जिल्ह्यामध्ये फ्लॅग होस्टिंग केलं जाईल अशा पद्धतीचं म्हणजे त्यांनी धोरण कालच जाहीर केलं होतं. त्याच्यामध्ये थोडा सुधार केला, कारण की या सरकारमध्ये एक गोष्ट पाहायला मिळतं, मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर 2 उपमुख्यमंत्री डोळा ठेवून बसलेले आहेत की हा जाईल म्हणजे मला मुख्यमंत्री होता येईल. आणि मग जिल्ह्याच्या पालकत्वाचा एक अजून मुद्दा या सरकारमध्ये चाललेला आहे, आणि या सगळ्या यांच्या लूटमारीच्या आणि जनतेच्या कामांच्या पैशाचं तिजोरी लुटणं सरकारच्या माध्यमातून या लोकांची एवढीच मानसिकता आहे, पण लोकांचं घेणं देणं नाही. आज राज्यामध्ये सुरुवातीला अतिवृष्टी, काही जिल्ह्यामध्ये तिबार पेरणी झाली, आता पाऊसच गायब झाला. त्यांच्या पेरण्या झाल्या, त्याला आता पाऊस नाही, त्याच्यामुळे पिकं धोक्यात आली. जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री नाही, मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये भ्रष्टाचाराचे कामं सुरू झालेली आहेत. आपण तहसीलदार रँकची मोठे मोठे पदावरचे असलेले लोकांना अँटी करप्शनच्या माध्यमातून पकडलं जात आहे. जनतेची सर्रास लूट महाराष्ट्रामध्ये केली जाते. पण हे जे ईडीएचं भय आणि भ्रष्टाचाराने निर्माण झालेलं सरकार आणि येडं सरकार, येडे बनून पेढे खाणारे हे सरकार जनतेची लूट करून लोकांना त्रास देण्याचं काम हे करतात आहेत. आणि त्याचाच परिणाम आहे की त्यांचं जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या पदाचे भांडणं, मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर. आता आपण मंत्रालयात पाहिलं की एकनाथ शिंदेचं अनेक त्यांची मुख्यमंत्र्यांचं जे दालन होतं त्यांच्या भागातलं, त्याच्यात अनेक ठिकाणी अजित पवारांनीच कब्जा करून टाकला. अशा पद्धतीचं त्याचं वॉर रूम आपल्या ताब्यात घेऊन टाकलं. त्याच्यामुळे आपल्याला लक्षात येतं, आणि मुख्यमंत्री आपल्या गावाला चालले गेले. म्हणजे काय चाललंय या महाराष्ट्रात, आणि महाराष्ट्र कुठं नेऊन ठेवला या भाजपनी, अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. खरं तर तुमची आता इंडियाची बैठक मुंबईमध्ये लागलेली आहे. 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरला ही संपूर्ण बैठक होणार आहे. त्याकरता तुम्ही काल एक बैठक जी आहे महाविकास आघाडीची ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये घेण्यात आली.
काय नक्की नेमकं संपूर्ण या बैठकीचं इथंच कार्यक्रम आणि नियोजन असणार? आता आम्हाला 26 राजकीय पक्षांच्या आगमनाचं आम्हाला आमच्या AICC कडून त्या पद्धतीची व्यवस्थेचं पत्र आलेलं आहे. अजून काही त्याच्यामध्ये अजून काही घटक राजकारणी पक्ष त्याच्यामध्ये जुळण्याची अपेक्षा आहे. 26 पेक्षा आकडा वाढू शकतो. त्यासाठी पूर्ण जय्यत तयारी इंडिया आघाडीची मिटिंगची करायची सूचना आम्हाला आहे. त्यामुळे NDAच्या माध्यमातून म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या गटाच्या माध्यमातून एक पूर्ण तयारी, जय्यत तयारी आणि या माध्यमातून संपूर्ण देशामधून जवळपास 7 ते 8 मुख्यमंत्री याच्यामध्ये राहणार आहे. वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे प्रमुख नेते त्या ठिकाणी राहणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचं या बैठकीमध्ये, या इंडिया आघाडी बैठकीमध्ये महाराष्ट्राचं जे पाहुण्यांचं स्वागत करण्याची जी परंपरा राहिलेली आहे ती त्याला कुठेही डाग लागू नये, महाराष्ट्राची संस्कृतीला कुठे डाग लागू नये याची काळजी आम्ही तिघे जण घेतो आहे. आणि म्हणून त्याची काल प्राथमिक एक मीटिंग ग्रँड हयातमध्ये आमची झाली. 16 तारखेला आता आम्ही दुसरी मीटिंग करणार आहोत आणि तयारीमध्ये कुठेही कमी पडणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ. दुसरा महत्वाचा प्रश्न की एका अत्याचारी आणि तानाशा प्रवृत्तीच्या विरोधात आणि अशा विचारसरणीवर विजय प्राप्त करून राहुल गांधीजी पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये 31 तारखेला येणार आहेत आणि त्यांचं एक जोरदार सत्कार महाराष्ट्राच्या शैलीच्या प्रमाणे करण्याचा एक निर्णय आम्ही केलेला आहे. आणि त्याचं निमंत्रण आम्ही राहुलजी, मल्लिकार्जुन खरगेजी, सोनियाजी आणि आमचे संघटन महासचिव गणेश गोपालजी यांना आम्ही दिलेला आहे. आणि ते सत्कार तो टिळक भवनमध्ये, दादरमध्ये घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पण एअरपोर्ट पासून, ग्रँड हयात पासून तर टिळक भवनापर्यंत तर संपूर्ण मुंबईला एक चांगल्या पद्धतीने सजवून आम्ही हा सत्कार करू. कारण की नुसतं काँग्रेस पक्षाच्याच लोकांना आनंद झाला असा नाही, तर सर्वसामान्य लोकांना सुद्धा राहुलजींच्या या विजयाचा सर्वसामान्य लोकांना आनंद आहे. त्याच्यामुळे सामान्य लोक सुद्धा राहुलजींच्या सत्कारामध्ये स्वागतासाठी त्या पद्धतीची तयारी करतात. खरं तर रामटेक लोकसभा मतदारसंघावरती विदर्भातल्या ठाकरे गट आता दावा ठोकताना आम्हाला पाहायला मिळतं. तिथं ठाकरे गटाचे जे नेते आहेत ते म्हणतात की तो लोकसभा मतदारसंघ आमचा आहे म्हणून. काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार आज त्या लोकसभेचा मतदारसंघाचा आढावा घेतात आहे. तुमची इंटरनल एक सर्वे सुद्धा झालेला होता, त्यामध्ये काय नक्की नेमकं? बघा, आम्ही 48 लोकसभा क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून ऑब्झर्वर नेमलेले आहे. 15 ऑगस्ट पर्यंत प्रदेशला त्या पद्धतीचा रिपोर्ट ते सादर करतील. त्याची स्थिती काय, काँग्रेस पक्षाची ताकद किती आहे, विभाजनानंतर आमच्या मित्रपक्षांचा काय प्रॉब्लेम आहे, या सगळ्या गोष्टीचा आढावा त्या ठिकाणी घेतला जाईल. आणि त्या आधारावर हा आमचं काम सुरू आहे. आणि अजूनही कुठल्या जागा वाटपाबद्दलची चर्चा सुरू झालेली नाही. पण काँग्रेस पक्ष हा तळागाळातला पक्ष आहे, जनसामान्यातला पक्ष आहे. प्रत्येक ठिकाणी काँग्रेस पक्षाला मानणारा मोठा वर्ग आहे. या निमित्तानं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करणं आणि अलायन्सच्या वेळेस त्या ठिकाणी ज्या काही जागा सोडण्याचा प्रयत्न होईल त्यावेळेस तिथे काँग्रेस पक्षाची ताकद आमच्या मित्र पक्षाला मिळेल अशा पद्धतीचा एक प्रयत्न आम्ही करतो आहे. पण आता रामटेक असो की कुठल्याही जागेबद्दल अजूनही जागा वाटपाच्या बद्दल कुठली चर्चा आमच्यामध्ये सुरू झालेली नाही. किशोरी पेडणेकर यांनी बॉडी बॅग मध्ये घोटाळा केला असा आरोप जो आहे तो भाजपकडनं केला जातो. त्याच्यावरून ईओडब्ल्यू ने देखील तक्रार वगैरे नोंदवली. आता ईडीने ईओडब्ल्यू कडनं या सगळ्या संदर्भाची माहिती मागवली आहे आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा जो आहे तो आता ईडी किशोरी पेडणेकर यांच्यावरती करणार आहे. तुमच्या महाविकास आघाडीवरती सातत्याने तपास यंत्रणांचा दबाव आहे आणि आता ईडी ऍक्शन मोडवर. मला असं कळतं की ठीक आहे, कोणी जरी चूक केली असेल त्याला माफ करा असं आमचं कुठे म्हणणं राहणार नाही. पण मुद्दामून विरोधकांवर आरोप करणं, स्वतः चोर असणं, स्वतः टाका टाकणं, प्रधानमंत्री केअर फंडाचं काय झालं, तुम्ही किती पैसे गोळा केले,
जनतेचे पैसे गोळा केले, चीन मधून तुम्हाला पैसे आले, मग त्याची माहिती का देशाला देत नाही? मग ईडी का त्यांच्यावर पण कारवाई करेल का? कोविड मध्ये सगळ्यात मोठा भ्रष्टाचार केंद्र सरकारने केलेला आहे, त्याच्यावरची चौकशी का केली जात नाही? त्याचं उत्तर दिलं पाहिजे ना. दुसऱ्याला चोर डाकू म्हणण्यापेक्षा चार मोठं आपल्याकडे आहे, ही समजण्याची क्षमता भाजप आणि भाजपच्या सत्तेमधल्या लोकांमध्ये नसेल. जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करायची आणि आपल्या मित्रांच्या घरात पैसे टाकायचे, हे करत असताना खोटे आरोप दुसऱ्यावर लावणं. आमचे नेते राहुल गांधींवर पण खोटे आरोप त्यांनी लावले आणि लावतच आहे. म्हणून या सगळ्या गोष्टींमध्ये तथ्य आहे असं आम्हाला वाटत नाही. विरोधकांना आवाज दाबण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे आणि एवढंच त्याच्यावरची आम्ही प्रतिक्रिया देऊ शकतो. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी फ्रेंडशिप डेच्या निमित्ताने एक ट्विट केलेलं होतं की मैत्रीसाठी दरवाजे आमचे नेहमी उघडे आहेत म्हणून. ती राजकीय मैत्री असू दे किंवा वैयक्तिक मैत्री असू दे. तर आज तुमचे विरोधी पक्ष नेते सुद्धा म्हटलेत, विजय वडेट्टीवारजी, काँग्रेसच्या युतीसाठी दरवाजे उघडे आहेत म्हणून. काय अप्रोच वगैरे देणार आहात का, काय कसं? एकदम सिंपल आहे. काँग्रेस सगळ्यांना घेऊन चालायला तयार. जो बीजेपीच्या विरोधात प्रामाणिक लढायला तयार असेल त्याला आम्ही सोबत घेऊन चालायची आमची भूमिका आहे. मैत्रीचा हात पुढे करण्याच्या आमचे दारू असंच आरोग्याच्या व्यवस्था अपुऱ्या असल्यामुळे त्या ठिकाणी मृत्यू होतात आणि त्याची जाणीव या पावसाळी अधिवेशनात ते आम्ही सरकारला करून दिली. सरकार सांगतं की सगळं आंबेल आहे. राज्यातल्या आज आपण पाहतोय की 75,000 शिक्षकांची पदं खाली आहेत. मुलांना शिकवायला शिक्षक नाही. शिक्षण व्यवस्था संपवली. शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात ज्यांनी शिक्षणाचा पाया रोवला त्या महाराष्ट्रामध्ये आज शाळा ओसाड पडलेल्या आहेत. मुलांचं शिक्षण मुलांना शिक्षण मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे. हॉस्पिटलमध्ये तेच अवस्था आहे. डॉक्टर नाही, टेक्निशियन नाही, नर्सेस नाही, औषधी नाही आणि त्याच्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना आज आरोग्याच्या सुविधा प्राप्त होत नाही. ठाण्यामध्ये घडलेली घटना ही दुर्भाग्यपूर्ण आहे. पण राज्यातलं सरकार हे मुख्यमंत्र्यांच्या शर्तीमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री लागलेले आहेत. राज्याची तिजोरी कोणाला जास्त लुटता येते या तिघांमध्ये लागलेली स्पर्धा आहे. जनतेचे जे हाल आहेत, ते हाल आहे, त्याच्याकडे सरकारला काही केलं दिलं नाही. त्याच्यामुळे अशा निरपराध लोकांचा मृत्यू या महाराष्ट्रामध्ये या पाचच ठाण्यामध्ये घटना झाल्या अशा नाही. तर कालच्या रात्री या राज्यामध्ये असंख्य लोक त्याला औषध उपचार प्रॉपर मिळाला नाही. चुकीच्या डॉक्टरांचा म्हणजे औषध उपचार काही ठिकाणी आपण लोकांनी पाहतो. अनेक लोकांचा जीव त्याच्यामध्ये जातात आणि ही परिस्थिती आज आहे आणि याला संपूर्ण दोष या राज्यातलं सरकार. राहुल गांधी का आना बैठक में 29 तारीख को उसमें कंफर्म हो गया है किस तरह की रैली एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक होगी? रोड शो अभी हमने कहा है कि राहुल जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सोनिया जी को और हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी को हमने न्योता दिया है. इसका रिप्लाई आया नहीं है, लेकिन अभी 16 को हमारी और एक मीटिंग एमबीए की है जो 31 और 1 का इंडिया आघाड़ी के मीटिंग की जो तैयारी है उसके बाद मैं खुद दिल्ली जाकर इस विषय की चर्चा कर लेकिन हमने पूरी तैयारी कर ली है और हमारा प्लान भी बन चुका है कि एयरपोर्ट से लेके तो तिलक भवन तक और पूरी मुंबई को, क्योंकि मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता ये चाहती कि राहुल जी एक तानाशाह, एक इतनी विचारधारा के विरोध में जीत कर आए और उसके बाद महाराष्ट्र में वो पहली बार आ रहे हैं और महाराष्ट्र का हमेशा ऐसे लड़वैया प्रवृत्ति और जो व्यक्तिमत्व रहा है, जो देश के लिए लड़ता है, उसके बारे में उसका स्वागत करने के लिए महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है. और अब ऐसे ही एक व्यक्तिमत्व जो राहुल गांधी के रूप में महाराष्ट्र में 31 को आएंगे, तो उसके स्वागत की एक जगह तैयारी कांग्रेस की तरफ से और महाराष्ट्र की जनता की तरफ से की जा रही है. इसका न्योता हमने भेज दिया. कांग्रेस के नेताओं का ये रोड शो स्वागत होगा या फिर बाकी जो दूसरी पार्टी है उनका? डीसीसी में ये सरकार होगा, डीसीसी में कांग्रेस करेगी, लेकिन रास्ते में आम जनता भी
उसमें सब आते हैं। पर किशोरी पेडनेकर को शायद 2 से 3 दिन में अरेस्ट करने वाले सूचना मिली है, हमने दर्ज किया। ये तो डराने का काम चल रहा है, अपोजिशन को दबाने का काम चल रहा है, झूठे आरोप लगाने का। राहुल जी के ऊपर भी झूठे आरोप लगाए, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री केयर फंड का क्या होगा? देश की जनता से पैसा जमा किया गया, चाइना से पैसा जमा किया गया, जो चाइना हमेशा हमारे, आज अरुणाचल में भी चाइना का इंटरफेयर है। जो इंडिया आघाड़ी के जो सांसद गए थे उन्हें वो रिपोर्ट लाए। हमारे अरुणाचल में भी चाइना ने कब्जा करके रखा है, लेह लद्दाख में कब्जा करके रखा है। और ऐसे चाइना से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा जमा किया गया, इसका हिसाब क्यों नहीं देते? क्यों? आखिरी पब्लिक का पैसा है, पैसा कहाँ से आया, इसकी जवाबदारी जवाब देना ये प्रधानमंत्री की जवाबदारी है, लेकिन उसमें जवाब नहीं देते। और अपन ही डाका डालना, अपन ही चोरी करना, पैसा कहाँ से कहाँ लाया वो भी नहीं बताना। तो ऐसे समय में झूठे आरोप किसी के ऊपर लगाना और उनका आवाज दबाने की कोशिश जो की जा रही है, हम किसी भ्रष्टाचारी लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से दूसरों को तुम चोर और डाकू कहते तो तुमने लोगों को जवाब देना चाहिए कि हम लोगों ने ये पैसा लोगों से आया था, ये देशों से आया था, ये पैसा हमने इसमें खर्चा किया, क्यों नहीं जवाब देते? तो क्या उनके ऊपर ईडी लगाएंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर? ये सवाल है कांग्रेस का। है ना, अभी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट से नवंबर को बेल मिलवा की गई है, वो 2022 से जेल में थे। ठीक है ना, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको समझ कर। सर, नवाब मलिक जे तुमच्या महाविकास आघाडीमध्ये एक महत्त्वाचे नेते होते, त्यांना आता सुप्रीम कोर्टाकडनं बेल मिळालेली आहे। गेल्या 2022 फेब्रुवारी पासून ते अटकेत होते, त्यांच्यावरती UAPA सारखा अतिगंभीर गुन्हा दाखल झालेला होता। त्यांचे संबंध दाऊदशी आहेत असं कनेक्शन जे आहे ते फडणवीसांनी सांगितलेलं होतं। आता सुप्रीम कोर्टाने बेल ग्रांट केली। माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो। पण फडणवीसांच्या आरोपांचं काय सर? इसके आगे गौर करें कि उनकी बहन है कि बेटी सेकर हम कहते हैं, बहन, हाँ, वो लोग अली दादा कैंप में शामिल हो चुके हैं और शायद 2-4 दिन में हमने कहा ना, हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका स्वागत किया। है ना, पालक मंत्री अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, टेम्पररी ध्वजारोहण के लिए कुछ नाम चाहिए, उसमें फेरबदल हो रहा है। पुणे, नासिक और रायगढ़ को लेकर पूरे समय चल रही है। देखो, महाराष्ट्र की एडीए सरकार में, और ये सरकार जो बनी हो भय और भ्रष्टाचार से बनी हुई है, इनको जनता के प्रश्न से कोई लेना देना नहीं। जनता के पसीने का पैसा जो सरकार के तिजोरी में जीएसटी के माध्यम से आया है, उस पैसे के लूट करना, यही ये सरकार की मानसिकता है। 3 दलों की ये सरकार है। ये सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री है। 2 उप मुख्यमंत्री को सपना आ रहा है रोज के हम मुख्यमंत्री कब बनेंगे, उनके ऊपर कब्जा भी लेना चालू कर दिया है। और ऐसे समय में मुख्यमंत्री भी अपने गाँव चले गए खेती करने के लिए। ऐसी परिस्थिति राज्य की है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, 36 जिले में 19 जिलों में सिर्फ मंत्री है, बाकी के जिलों में 6 जिले में एक मंत्री पालक मंत्री है। और कई बार हमने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, सरकार इसके तो ध्यान देने को तैयार नहीं है। आज राज्य में कई बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई, कहीं बारिश ही नहीं गिरी, बाढ़ पेरनी करनी पड़ी। अब बारिश गायब हो गई, उससे फसलें जो आई थी वो भी खत्म होने लगी है। महाराष्ट्र में प्रशासनिक व्यवस्था पे कोई दबाव नहीं होने की वजह से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने में बढ़ गया है। एक तरफ किसान बर्बाद हो रहा है, एक तरफ आम लोगों को प्रशासन के माध्यम से लूटा जा रहा है। और ऐसे समय में जो महाराष्ट्र की जो ईडीए की सरकार है, ये मलाई खाने के चक्कर में जिस तरह का व्यवहार कर रही है। आज 17 जिले में पालक मंत्री नहीं है और वहां पर कई राज्यपाल फ्लैग होस्टिंग करेंगे, इधर का मंत्री उधर जाएगा, और कई जगह में विभागीय आयुक्त और कलेक्टर, जिलाधिकारी, ये 2 लोग फ्लैग होस्टिंग करेंगे। एक तरह बीजेपी की मानसिकता लोकतंत्र की विरोध वाली है, और इसलिए इस तरह का महाराष्ट्र में पहली बार, कभी नहीं, पहली बार इस तरह का आज फ्लैग होस्टिंग में भी मंत्री नहीं है। ऐसी परिस्थिति बनी है। लाइन करून टाका।